तो यहाँ हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़े थे और उनके क्लासिफिकेशंस भी हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशंस कैसे होते हैं, क्या क्या मेथड है जिनसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं। सो वी आर स्टडिंग हेयर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अगर इसके प्रिपरेशन को देखें तो ब्रॉडली हम 3 मेथड से इनके प्रिपरेशन को बता सकते हैं। पहला है केमिकल मेथड। यहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज़ कर कर ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा इनके भीतर। ऑक्सीडेशन एक है, दूसरा है रिडक्शन, फिर तीसरा है इसके भीतर ही डबल डिकम्पोजिशन, और लास्टली हाइड्रोलिसिस। तो ये 4 तरीके के केमिकल मेथड्स हैं जिनसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये हमारा केमिकल मेथड्स थे। और एक मेथड है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रीड आर्क मेथड। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिडिक्स आर्क मेथड। तो ये भी एक मेथड है, इसके डिटेल पढ़ेंगे। इससे भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। और एक थर्ड मेथड है जिनका नाम है पेप्टाइजेशन। तो इन तीनों मेथड से हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। अभी हम पहली बार ये केमिकल मेथड को डिटेल में देखते हैं। तो प्रिपरेशन बाय केमिकल मेथड्स। तो इस केमिकल मेथड्स में सबसे पहले है ऑक्सीडेशन। कैसे होगा? तो अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है, इसको पास कराए सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ब्रोमीन वाटर या फिर नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, उसे ऐसे लिख देते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्या क्या था? H2S को पास कराया जा रहा है गैस, H2S गैस पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ, कौन से सॉल्यूशन से पास करे जा रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन से, ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हम ब्रोमीन वाटर के सॉल्यूशन से ही पास करा सकते हैं। ब्रोमीन वाटर, उसमें भी हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेंगे, या फिर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 इससे भी पास करा सकते हैं। हर केस में हमें क्या मिलेगा? एक कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर मिलेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर कैसे? इनका इक्वेशन यहाँ देख रहे हैं हम। H2S गैस है, इसे हम पास करा रहे हैं सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन से। तो इनमें क्या मिलेगा? हमें एक H2O मिलेगा प्लस S मिलेगा। इसे बैलेंस करूँ मैं तो इधर 2 देकर इधर भी 2 देना है, और सल्फ़र अब 3 है। तो ये जो सल्फ़र अलग से आ रहा है ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यही हम कह सकते हैं कि ये सल्फ़र का यहाँ पर सोल है, SOL, सोल मतलब एक कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर ये कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब हम समझ रहे हैं ना, वाटर है, ऐसे है, वाटर के अंदर सल्फ़र के पार्टिकल्स रहेंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स, और ये हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये हमारा सल्फ़र का कोलाइडल सॉल्यूशन बना, जिससे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को सोल भी लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था ना सोल के मतलब क्या होते हैं, कि लिक्विड डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो डिस्पर्सन मीडियम वो लिक्विड है, और जो मैं इनमें डाल रहा हूँ डिस्पर्स्ड फेज वो सॉलिड है। तो ये एक सोल बना रहे हैं। यहाँ भी हमें क्या मिलता है? सेम सोल मिलेंगे। यहाँ पर HBr
ये 2 प्लस ये S, यहाँ भी ये एक सोल दे रहे हैं हमें, क्योंकि तीनों ही केस में हमें क्या मिलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर मिल रहा है। इस केस में नाइट्रिक एसिड हमने यूज़ किया, इस नाइट्रिक एसिड से जो ओ है वो अलग से निकल कर यहाँ बाहर आ रहा है, जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। वो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ वाटर के संग H2S के संग रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके वाटर और प्लस यहाँ भी एक सल्फ़र दे रही है। ये सल्फ़र जो है यही इसको सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स के जैसे इस सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड रहेंगे, तो वो डिस्पर्स्ड फेज़ है और हमारा वाटर जो है वो यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम है। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन के मेथड्स, ये सारे ऑक्सीडेशन है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो ये ऑक्सीडेशन ऐसे है, देखिए इनका अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इनका देखते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इनका ऑक्सीडेशन नंबर है -2। ओके, ये -2 है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सीखा है पहले क्लास 10 में, 11 में। और यहाँ पर जब ये सल्फ़र अपने फ्री स्टेट में या नेचुरल स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ हमारा, -2 से 0, मतलब इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, और इस इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ भी देख सकते हैं इनका +1 है, इनका -2 है, इनका भी +1 है, इनका -2 है, और हर केस में इनका 0, इनका 0। तो यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है और तब जाकर वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है, इसलिए हमने ऑक्सीडेशन लिया है। फिर एक दूसरे मेथड है जहाँ पर रिडक्शन करके भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। नंबर 2 है रिडक्शन। रिडक्शन के केस में हमें क्या क्या लेकर रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स ऑफ मेटल लेने हैं। जैसे यहाँ पर ये सब सल्फ़र लिया ना हमने, सल्फ़र तो एक नॉन मेटल है, यहाँ पर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड ऑफ मेटल लिखता हूँ, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड ऑफ मेटल्स, ये एक तरफ लेना है और इनको रिड्यूस करवाना है, किनसे, रिडक्टेंट से, रिडक्टेंट। तो जो रिड्यूस करता है उसे तो हम रिडक्टेंट कहते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, तो आप इसे रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये यहाँ पर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड ऑफ मेटल्स क्या है, तो जैसे हमारा सिल्वर का है, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए और प्लेटिनम के लिए। तो गोल्ड के लिए है AuCl3, ये क्या है एक्चुअली, इसे हम कहते हैं ऑरिक क्लोराइड, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑरिक क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, नाम ही है, यहाँ पर 4 है तो ये प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड लिख देता हूँ। AuCl3 इज कॉल्ड ऑरिक क्लोराइड। इसका दूसरा नाम भी है गोल्ड, GOLD गोल्ड, और यहाँ पर 3 क्लोराइड। ऐसा क्यों, ये एक नोटेशन है ना, कि रोमन नोटेशन में भी लिख सकते हैं। इस गोल्ड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इस गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और क्लोरीन का -1 है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ऐसे गोल्ड रोमन में 3 और क्लोराइड लिखा जा सकता है, जिसे हम ऑरिक क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। ये प्लेटिनम के जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है उनका नाम है प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड। तो ये हमारा ये जो है PTCl4, इनका नाम है प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। एक साइड हमारे ये सब है, सॉरी, एक साइड हमारे ये सब है जो क्या है, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स ऑफ मेटल। ऐसे मेटल के कंपाउंड्स जो वाटर में सॉल्युबल है, ये मेटल है ना, गोल्ड, ये सिल्वर, ये प्लेटिनम, ये मेटल है, लेकिन इनके एक कंपाउंड मुझे बनाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑरिक क्लोराइड बनाया है या प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड बनाया। अब ये कंपाउंड जो है ये वाटर में सॉल्युबल है, और ये कंपाउंड है कि इनके मेटल के, इसलिए कहा गया है वाटर सॉल्युबल कंपाउंड ऑफ मेटल्स। एक तरफ मैंने ये लिया और दूसरी तरफ मुझे क्या लेना है, रिडक्टेंट लेना है, जो रिडक्शन कर सकता है।
कौन कर सकता है? फॉर्मल्डिहाइड। इनका फॉर्मूला क्या है? HCHO, ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है। और क्या हो सकता है यहाँ पर? स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड का फॉर्मूला है SnCl2। और क्या हो सकता है? हाइड्राजीन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, N2H4। सॉरी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये हाइड्राजीन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है N2H4। तो ये हमारे हो सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें फिर से सोल मिल सकता है, दैट मीन्स एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो हमने एक बेसिक फॉर्मेट लिखा है, तो एग्जांपल्स में क्या होंगे इनके? जैसे कि मैं अगर ऑरिक क्लोराइड को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराऊँ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हमें देगा एक गोल्ड अलग से ऐसे जो सोल बनाएंगे, ठीक है। ये गोल्ड के पार्टिकल्स सोल के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, डिस्पर्स्ड फेज जिसे कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, जिनका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है, इस तरीके के फॉर्म में अवेलेबल मिलेगा। साथ में 3HCOOH और 6HCl ये हमें मिल रहा है। इसे बैलेंस करूँ तो यहाँ पर भी 2 आता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और ये ऐसे ये बैलेंस्ड है। तो ये यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। किनका रिडक्शन हो रहा है? इस गोल्ड का। अभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। मैंने यहाँ इसलिए लिखा ना गोल्ड 3 क्लोराइड, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 ऐसे। और यहाँ पर इनका जाकर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? क्योंकि ये अब प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, इन पे ये किसी के संग कंपाउंड कुछ नहीं बना रहे, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो आप देखिए +3 से 0, डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर को ही रिडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर इंक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर था -2 से 0, तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। वैसे डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर को ये रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन कर करके सोल बना रहे थे, किनका? सल्फर का। यहाँ पर अब हम रिडक्शन कर करके सोल बनाएंगे, किनका? ऐसे जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, ऐसे मेटल्स का जो जिनके कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होंगे। जैसे ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये एक मेटल का कंपाउंड है, गोल्ड है उनका मेटल, ये है उस मेटल का कंपाउंड, और ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए तो मैंने वाटर यूज़ किया। तो ऐसे मेटल वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स ऑफ मेटल और यहाँ पर रिडक्टेंट लेकर हमें सोल बनाना है। तो और ये प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, AuCl3 प्लस SnCl2, ये फिर रिएक्ट करेंगे तो बनेंगे SnCl4 प्लस ये सोल। इनको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 देना होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, और यहाँ पर ऐसा 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखूँ तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। तीसरा देख सकता हूँ, ये वाले जो हमने कंपाउंड लिया था प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड के संग फिर से स्टेनस क्लोराइड डालता हूँ ये वाले, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये स्टेनिक क्लोराइड। इनका नाम स्टेनिक क्लोराइड है, ये जैसे स्टेनस है ये स्टेनिक है, ठीक है। लिख देता हूँ एक जगह स्टेनिक क्लोराइड। तो यहाँ भी हमें स्टेनिक क्लोराइड मिल रहा है और साथ में प्लैटिनम के सोल मिलेंगे, ऐसे प्लैटिनम के पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड रहेंगे डिस्पर्स्ड फेस के जैसा इस कोलाइडल सॉल्यूशन में। इनको बैलेंस करना है। यहाँ पर इस प्लैटिनम का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? इस प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन यहाँ पर है +4। कैसे निकालते हैं ये? जैसे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, हमें सबको पता है। तो अब क्या करना है, अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर मुझे नहीं पता इन केस कि इनका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो मैंने इसे x ले लिया। तो अब क्या करना है, x + -1 × 4 = 0, क्योंकि इनका ओवरऑल चार्ज क्या था? इन पे 0 था। यहाँ से x = सॉल्व करने में हमें मिलेगा +4। देयरफॉर ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम कितना है? +4 है। और यहाँ पर ये प्लैटिनम प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिर से 0। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन पहले +4 था, 0 मतलब प्लैटिनम का भी रिडक्शन हो गया,
और गोल्ड का भी रिडक्शन हो गया क्योंकि +3 से 0। तो ऐसे रिडक्शन करके भी हमें सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन थे गोल्ड के, ये कोलाइडल सॉल्यूशन थे गोल्ड के, ये कोलाइडल सॉल्यूशन से प्लेटिनम के। और यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन करके किनका कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा था, सल्फर का। तो ये दो हमने देख लिया। और क्या है एक मेथड जिनका नाम है डबल डिकम्पोजिशन, उनसे भी देख लेते हैं। थर्ड मेथड है डबल डिकम्पोजिशन। तो इसके भीतर अगर फिर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया जाए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक 3 ऑक्साइड, लिखता हूँ आर्सेनिक 3 ऑक्साइड, इसे कैसे लिखते हैं AS2O3। 3 क्यों दिया है यहाँ पर, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो इनका ऑक्सीडेशन +3 इसलिए आर्सेनिक 3 ऑक्साइड। आर्सेनिक 3 ऑक्साइड को अगर फिर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से पास किया जाए तो यहाँ पर ये देंगे AS2S3, ये है हमारा सोल और साथ में 3H2O वाटर। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 देने। अब ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे ये आर्सेनिक का ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। यहाँ पर भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर पहले था यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी में भी नहीं आता। और हम आर्सेनिक 3 ऑक्साइड से हमने यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड बनाया है, इसे कहते हैं आर्सेनिक 3 सल्फाइड। ये भी लिख देता हूँ, इनका नाम है आर्सेनिक 3 सल्फाइड DE। तो ये आर्सेनिक 3 सल्फाइड है और ये यहाँ पर है आर्सेनिक 3 ऑक्साइड। तो ये डबल डिकम्पोजिशन के मेथड से ये प्रिपरेशन हुआ है। सोल हमें क्या चीज़ का मिला, आर्सेनिक सल्फाइड का, ठीक है। इनके और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि BaCl2, इनका भी अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन लूँ, साथ में उनके H2SO4, इनका भी एक्वस सॉल्यूशन लूँ, इसे पास कराऊँ तो हमें फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। वहाँ पर हमें मिलेगा BaSO4, ये है हमारा सोल, और फिर 2HCl, ये भी डबल डिकम्पोजिशन मेथड के अंदर आते हैं। फिर एक है सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, इनको सॉल्यूशन इनका रिएक्शन करके मिलेगा सिल्वर क्लोराइड जो एक सोल है फिर से, प्लस NaNO3। तो ये हमारे पर ये एक सोल है, ये एक सोल है और ये एक सोल है, ये तीनों ही डबल डिकम्पोजिशन मेथड से बन रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, जो ऑक्सीडेशन नंबर इस साइड थे वही ऑक्सीडेशन इसमें भी है। यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इनका +2 है, यहाँ भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2। यहाँ पे भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पर भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो देयर इज़ नो चेंज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये बात हो गई। और एक है लास्ट मेथड जो हमने पढ़ा देखा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है कि वाटर के संग ही रिएक्ट करना है इनको। तो ये हाइड्रोलिसिस मेथड हम यूज़ करते हैं जब हमें हाइड्रो ऑक्साइड सोल बनाना होता है ऑफ लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। कौन से हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स? एग्जाम्पल है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के आयरन, एल्युमिनियम और टिन। तो जब इनके हाइड्रोक्साइड के सोल बनाने होते हैं तब हम ये हाइड्रोलिसिस मेथड यूज़ करते हैं। करना क्या है, हमें 500 ml
बॉइलिंग वाटर के साथ 2 to 3 ml ऑफ फेरिक क्लोराइड को सेक करना है। सेक बहुत ज़ोर ज़ोर से उनको हिलाना है, सेक करना है। करने के बाद हमें फिर से सोल मिलेगा। कौन सा? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल मिलेगा और साथ में HCl मिलेगा। इस स्टेटमेंट में, एक्सप्रेशन में लिखूं तो ये हमारा H2O प्लस यहाँ पर है फेरिक क्लोराइड, ये रिएक्ट कर कर बनाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड ऐसा प्लस 3 HCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे 3 लिखना है। तो ये हमारा हॉट बॉइलिंग वाटर है, ये हमारा फेरिक क्लोराइड है। इसे अगर मैं सेक करूँगा एक दूसरे के साथ तो हमें ये एक सोल मिलेगा। ये जो सोल है इनका कलर डीप रेड सोल है, डीप रेड कलर के सोल होते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल मुझे मिलेंगे। तो ये एक हाइड्रोलिसिस मेथड है। यहाँ पर वाटर यूज़ किया गया है सोल बनाने के लिए। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड हुआ। हमने केमिकल प्रिपरेशन मेथड जो 4 तरीके के होते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे नया प्रिपरेशन मेथड जो है, ये प्रिपरेशन मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, जिनका और एक नाम है ब्रिडिक्स आर्क मेथड, और लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। नाम से ही समझ आ रहा है आर्क मतलब क्या होता है कि बिजली का थोड़ा एक स्पार्क टाइप के, करंट का स्पार्क। जैसे अगर हम घर में देखते हैं कभी हम स्विच ऑन या ऑफ करते हैं स्विच बोर्ड पे, तो एक छोटे से स्पार्क मुझे स्विच बोर्ड के पीछे ऑब्जर्व होता है कभी कभी। तो उस टाइप के स्पार्क को हम आर्क कहते हैं। या ऐसे कभी देखे हैं आर्क वेल्डिंग भी होता है कि एक रॉड लिया हूँ और दूसरे एक सरफेस पे ऐसे रखने से यहाँ से ऐसा बिजली का एक बहुत बड़ा लाइन जाता रहता है और वो उसे लाइट भी आती है, उसे आर्क कहते हैं। हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो ये है हमारा आर्क। अगर टेक्निकल शब्दों में कहें तो ये है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एयर। ठीक है, तो हवा में जब चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसे तो चार्ज को फ्लो करना चाहिए था कंडक्टर के ऊपर, लेकिन कंडक्टर के ऊपर ना होकर थोड़ी देर के लिए हवा में फ्लो हो रहा है और फिर से कंडक्टर में आ जा रहा है। तो जब ये हवा में है तो उस समय वो स्पार्क, और स्पार्क के तौर पर वो यहाँ से यहाँ फ्लो होता है और लाइट भी आता है और हीट भी आते हैं। तो इसे हम कहते हैं आर्क। अब ये आर्क मेथड है और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन दोनों एक ही है। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब इलेक्ट्रिकल को यूज़ करके मैं उसे डिसइंटीग्रेट करूँगा, मतलब तोड़ूंगा, छोटे छोटे बनाऊँगा। क्या है एक्चुअली इस प्रोसेस में, देखते हैं। ये हमारा मेथड है, इसे अंडरलाइन कर देते हैं पहले। इस मेथड में क्या है, सबसे पहले एक बड़ा सा कंटेनर, इसके अंदर और एक छोटा कंटेनर। इस बड़े कंटेनर के यहाँ पर पूरा आइस है, आइस। इसे मुझे ठंडा रखना है बिल्कुल। ठीक है, ओके। अब इस छोटे कंटेनर में सॉल्वेंट है। जैसे अगर मुझे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी एक कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए दो चीज़ चाहिए। एक है हमारा डिस्पर्सन मीडियम, और दूसरा है हमारा डिस्पर्स्ड फेस। यही दो चीज़ चाहिए हमें। तो बस वही डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पर है, और मुझे जिनका डिस्पर्स्ड फेस बनाना है, जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो गोल्ड का बना सकता हूँ, सिल्वर का बना सकता हूँ, प्लैटिनम का बना सकता हूँ। तो वो मेटल मुझे यहाँ लेना है, ये वाले, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है वो उसी मेटल के हैं जिनका मुझे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। ये वो मेटल्स है। अब मैंने क्या किया, इस मेटल के यहाँ पर मैंने बहुत हाई एक पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल लगा दी।
या इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया है और यहाँ नेगेटिव सप्लाई दिया है। तो ऐसे करके जब मैं सप्लाई दिया हूँ, ये मीडियम के अंदर डिस्पर्सन मीडियम के अंदर ये दोनों रॉड या इलेक्ट्रोड कह सकते हैं अंदर सबमर्ज्ड है, इनके अंदर डूबे हुए हैं। अब क्या होगा, इनके बीच क्योंकि हाई वोल्टेज है, इनके बीच में एक आर्क तैयार होगा। ये जो आर्क तैयार हो रहा है, इस आर्क के कारण बहुत हीटिंग होंगे और यहाँ जो इलेक्ट्रोड के जो टिप है ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगेंगे और मेल्ट होकर वेपर बन जाएंगे, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है इसलिए फट से मेल्ट होंगे और मेल्ट होकर वो वेपर भी बन जाएंगे, इतना ज़्यादा हीट है। और वेपर बनने के बाद लेकिन आउट में क्या है, बाहर में क्या है, ये अगर हवा में होते तो वेपर बन के उड़ जाते, लेकिन ये है क्या, ये तो एक डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डूबे हुए हैं, तो उनके जो वेपर्स बनेंगे वो जैसे ही वेपर बनकर डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में आएंगे वो फिर से ठंडा हो जाएंगे, वो फिर से कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो जो वेपर थे अब वो कंडेंस होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए। अगर यही वेपर हवा में होता तो वो वेपर बनकर उड़ ही जाते, लेकिन क्योंकि ये डिस्पर्सन मीडियम के अंदर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए। इन पार्टिकल्स का साइज़ कितना है, ऑब्वियसली 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में है और देयरफॉर मुझे यहाँ पर जो मिलेगा ओवरऑल वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, जिनमें डिस्पर्सन मीडियम तो पहले से ही रखा था। अब ये इस रॉड के डिस्चार्ज के कारण, अगर ये रॉड या ये रॉड हमारा जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं ना, इलेक्ट्रोड्स, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये इलेक्ट्रोड अगर बना हो मेटल का, जो मेटल है सिल्वर, तो हमें जो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, सोल मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सिल्वर का मिलेंगे। अगर गोल्ड का हो तो गोल्ड के मिलेंगे और प्लेटिनम का मेटल हो तो प्लेटिनम के मिलेंगे। तो यहाँ प्रोसेस क्या है, यहाँ पर दो प्रोसेस एक्चुअली इन्वॉल्व है। एक प्रोसेस है डिस्पर्सन और दूसरा प्रोसेस है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन बताए वेपर ही कंडेंस होकर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं और वो फिर इस पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएंगे, तो हमारा डिस्पर्सन भी हो रहा है। क्या क्या चीज़ का बन सकता है, ऑलरेडी जैसे बताया है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकते हैं ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। ओके, यही मेथड है छोटे से। अगर हम थर्ड मेथड को देखें तो अब थर्ड मेथड का नाम है पेप्टाइजेशन। ये सारे मेथड्स हैं हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के। तो देखिए, ये पेप्टाइजेशन क्या मेथड है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग precipitate into colloidal solution by shaking it with dispersion medium in presence of small amount of electrolyte। तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए पहले हमारे पास प्रेसिपिटेट होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, कि हमने पहले ही पढ़ा था ना कि 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, एक है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे है कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होते हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स है इतने बड़े होते हैं कि वो नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस नीचे जाकर डिपॉजिट होने को ही हम कहते हैं सस्पेंशन, या और इनका नाम है प्रेसिपिटेशन। ओके, तो इस प्रेसिपिटेशन तो प्रोसेस का नाम है, जो पार्टिकल्स नीचे जाकर बैठते हैं या डिपॉजिट होते हैं उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रेसिपिटेट को ही मुझे कन्वर्ट कर देना है कोलाइडल पार्टिकल्स में, कोलाइडल साइज की। ये इनका साइज बड़ा है इसी के लिए ये अभी प्रेसिपिटेट है, इनका साइज बड़ा है। मोर देन कितना है, 1000, इनका साइज अभी मोर देन 1000 नैनोमीटर है, इसलिए ये काफ़ी बड़े हैं साइज में और इसलिए नीचे अभी प्रेसिपिटेट के तौर पर बैठे हैं, नीचे डिपॉजिट है। अब मैं इनमें, ये ऑब्वियसली इसमें लिक्विड भी है और ये नीचे पार्टिकल्स है। अब मैं इनमें एक एजेंट डालूंगा, एक ऐसी चीज़ डालूंगा जिसे हम नाम दे रहे हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, जो कुछ नहीं बस एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस चार्ज इनमें होते हैं। जब ये पानी में जाएंगे या डिस्पर्सन मीडियम में जाएंगे, ये डिस्पर्सन मीडियम है, तो ये जब डिस्पर्सन मीडियम में जाएंगे तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे।
तो जब भी मैंने इनमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसे हम पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं, इनमें डाला, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स यहाँ पर बना दिए पूरे सॉल्वेंट में, इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह। तो इनमें से या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव पार्टिकल, जैसा भी हमारा ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे भी होंगे, उसके जस्ट नेचर के ऑपोजिट वाले आयंस जो है यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे और इनके ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे, और इनके ऊपर डिपॉजिट होकर इसे ब्रेक डाउन करेंगे, इसे तोड़ेंगे। मतलब ये जो पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, इस चार्ज इनके ऊपर डिपॉजिट होकर इस पार्टिकल को और छोटे छोटे बनाएंगे। ठीक है, पार्टिकल के ब्रेक डाउन करके पार्टिकल को और छोटे छोटे बनाएंगे। कितने छोटे छोटे बनाएंगे? कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ के बना देंगे। अभी ये मोर देन 1000 है ना, उसके चार्ज इन पे डिपॉजिट होकर उनको ब्रेक डाउन करके इनका रेंज फिर से 1 से 1000 नैनोमीटर के अंदर ले आएंगे। जैसे ही ऐसा आ जाएंगे, ये अब डिपॉजिट नहीं रहेगा, ये फिर इस पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड हो जाएगा, इधर उधर पूरे फैल के रहेंगे, और ये हमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गया। तो इसे कैसे कह रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिसिपिटेट, मतलब ये जो नीचे है पार्टिकल्स, इसे प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो कन्वर्टिंग प्रिसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय सेकिंग इट विद डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम में तो बिल्कुल इसे सेक करना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट डालकर इस पूरे सॉल्यूशन को मुझे सेक करना है। तब क्या होगा? इस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ही हम पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन, और जो मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ उनका नाम है पेप्टाइजिंग एजेंट। इसे डालने से क्या होगा? द प्रिसिपिटेट एब्जॉर्ब्स आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। तो हमारे जो छोटे छोटे प्रिसिपिटेट्स यहाँ पर है, उनके सरफेस पे आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है उनके तो आयंस है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। और इस आयंस के ऊपर इस पार्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट होने के कारण ये पार्टिकल्स भी अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएंगे ऑन द प्रिसिपिटेट। सो दिस डेवलप चार्ज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द प्रिसिपिटेट। इनके कारण ब्रेकडाउन ऑफ द पार्टिकल्स होगा इनटू स्मॉलर साइज, और वो साइज इतना स्मॉल हो जाएगा कि वो कोलाइडल साइज के रेंज में आ जाएंगे 1 से 1000। देयरफॉर ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए। तो हुआ कि एक्चुअली ये ना रिवर्स कोगुलेशन कह सकता हूँ। कोगुलेशन का क्या मतलब था कि कुछ मैं ऐसा डालूंगा कि जितने भी जितने भी यहाँ पे डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं वो सारे जम कर नीचे आ जाएंगे। ये है कोगुलेशन। और इनका रिवर्स क्या है कि यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑलरेडी थे, मैंने ऐसा कुछ डाला कि अब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स यहाँ से हटकर फिर से डिस्पर्स्ड हो गए पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो ये रिवर्स कोगुलेशन है। ये प्रोसेस जो है रिवर्स कोएगुलेशन। ओके, होता क्या है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट हो, प्रिसिपिटेट, पहले तो प्रिसिपिटेट चाहिए। क्या चीज़ का प्रिसिपिटेट हम ले रहे हैं? NFeOH3। ठीक है, ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट हमने लिया, इनका नाम है फेरिक ऑक्साइड। इनको अगर मैं फेरिक क्लोराइड के साथ सेक करूँ, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड क्या होगा? पेप्टाइजिंग एजेंट। फेरिक क्लोराइड, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पेप्टाइजिंग एजेंट के जैसे काम करेंगे। अगर इन दोनों को मैं सेक करूँगा एक डिस्पर्सन मीडियम में रखकर, जो ऑब्वियसली वाटर होगा, तो हमें क्या मिलेगा? इन्हें अगर सेक करने के बाद कुछ नहीं, ये जो पार्टिकल्स है ये ऐसे ही रहेंगे लेकिन छोटे छोटे हो जाएंगे। जो यहाँ पर था वो क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। यही तो प्रिसिपिटेट है। वो छोटे छोटे होकर भी फेरिक हाइड्रोक्साइड ही रहेंगे, लेकिन उनका साइज छोटा हो जाएगा। इनके साइज को छोटे करने में किसने हेल्प किया? इस फेरिक क्लोराइड ने। ये फेरिक क्लोराइड क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसे हम पेप्टाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा है कोलाइडल सॉल्यूशन बनने का। कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा? ऑब्वियसली यही कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। इनका कलर क्या होगा? डार्क रेडिश ब्राउन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, यही हमें मिलने वाला है, FeOH3। सीधी सी बात है, पहले ये पार्टिकल्स नीचे नीचे ऐसे डिपॉजिट थे और यहाँ पर वाटर था। मैंने इनमें डाला फेरिक क्लोराइड, इसके ओपनिंग को सील किया, इसे बहुत ज़ोर से सेक किया गया है, ये सेकिंग है।
उसके बाद हमने देखा कि ये पूरे डिस्पर्सन मीडियम जो है पूरा का कलर अब क्या हो गया है, डार्क रेडिश ब्राउन। और ये हमेशा डार्क रेडिश ब्राउन ही है क्योंकि अब जो पार्टिकल्स है वो नीचे आकर प्रेसिपिटेट नहीं कर रहे, वो यहाँ पर डिस्पर्स्ड होकर रह गए और हमें जो मिला है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। किनका कोलाइडल सॉल्यूशन है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो जो फेरिक ऑक्साइड डिपॉजिट थे अब वो यहाँ पर डिस्पर्स्ड हो गए पूरे, और वो अब डिपॉजिट होंगे भी नहीं। इनको ऐसा करने में किसने हेल्प किया? पेप्टाइजिंग एजेंट ने। तो ये हमारा एक प्रोसेस है जिसे हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। इससे भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। और एक एग्जांपल है फिर से जिनमें हमारा प्रेसिपिटेट है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और पेप्टाइजिंग एजेंट है डाइल्यूट HCl। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो ऑब्वियसली हमें फिर से एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, इसी का एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, ये तो हमने प्रिपरेशन के कितने सारे मेथड्स देखे? एक्चुअली हमने 3 मेथड्स यहाँ पर देखे जो हमने ऊपर लिखा था। प्रिपरेशन के 3 मेथड्स है, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स है। केमिकल मेथड जिसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन के साथ क्या कौन सा सोल बन रहा था? सल्फर के सोल। फिर रिडक्शन देखा जिनके साथ कौन से सोल बन रहे थे? सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के सोल बन रहे थे। फिर हमने डबल डिकम्पोजिशन देखा जिसके साथ कौन से सोल बन रहे थे? आर्सेनिक 3 सल्फाइड के सोल बन रहे थे। फिर हमने क्या देखा? हाइड्रोलिसिस देखा, इनके अंदर कौन सा सोल बन रहा था? फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल। देखिए ये हाइड्रोलिसिस के अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल बन रहे थे। तो हमने 4 मेथड्स देख लिए जो केमिकल मेथड्स के अंदर आते थे। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रिगिड्स आर्क मेथड। यहाँ पर क्या है? फिर से गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम के मुझे रॉड्स लेने हैं, उसे वाटर के अंदर डिपोजिट कर डालकर वोल्टेज देना है। वोल्टेज के कारण यहाँ पर आर्क डेवलप होंगे, आर्क के कारण यहाँ पर मेल्टिंग और वेपराइजेशन होगा क्योंकि ये वाटर में ही है। वो जैसे ही वेपर निकलेंगे वो फिर से कंडेंस हो जाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स बनकर इस पूरे मीडियम में फैल जाएंगे। बस, तो हमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन फिर से मिल जाएंगे। ये आइस इसलिए रखा गया है कि ये वाटर बिल्कुल ठंडा रहे और वेपर जो भी आए वो फट से कंडेंस हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन दोनों ही चलता रहता है। और लास्टली हमने क्या मेथड देखा? पेप्टाइजेशन, जहाँ पर एक्चुअली जिसे हम रिवर्स कोआगुलेशन भी कह सकते हैं। इनमें क्या है कि ऑलरेडी जो पार्टिकल्स प्रिसिपिटेट होकर नीचे डिपॉजिट हो चुके हैं, मैं कुछ ऐसा पेप्टाइजिंग एजेंट डालूंगा जो इनके ऊपर चार्ज डेवलप कर देगा, जिनके कारण ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे और अब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर यह पूरे डिस्पर्स होकर, इतनी सी बात है। तो हमने ये 3 मेथड्स देख लिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरीफाई कैसा किया जा सकता है। अब हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन के मेथड्स। तो अब ये प्यूरीफाई करना है, इसका मतलब कि ये इम्प्योर होगा तभी तो मुझे प्यूरीफाई करना है इसे। तो इनमें इम्प्योरिटी क्या है वो समझनी है पहले। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में मेनली 2 चीज़ें हो। एक है डिस्पर्सन मीडियम, जैसे जो इक्विवेलेंट है सॉल्वेंट के, तो डिस्पर्सन मीडियम, और एक है डिस्पर्सन फेज जो इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के। ये दोनों इनके अंदर होने चाहिए। जब दोनों इनके अंदर होंगे तो हमारे इस लिक्विड में ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के, इनके डिस्पर्सन फेज के। बड़े बड़े इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका साइज़ है 1 से 1000 नैनोमीटर, इसलिए ऐसे होंगे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन जो जितने भी मेथड से हमने ऊपर बनाया है कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज नहीं है, इसके साथ कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी है, कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है या क्रिस्टलॉइड इसे कह सकते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो और छोटे छोटे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट या जो इलेक्ट्रोलाइट या आयंस है या क्रिस्टोलाइट भी इसे कह सकते हैं, वो यहाँ पर है क्रिस्टोलाइट्स। ठीक है, क्रिस्टोलाइट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। क्रिस्टोलाइट्स एक्चुअली है क्या? मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये कहाँ से आ गए सॉल्यूशन के अंदर?
ये जब हमने प्रिपरेशन किया तो उस प्रिपरेशन के प्रोसेस के दौरान हमने डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स फेज तो डाला ही है, साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी इनके अंदर ऐड आ गए, इनके अंदर चले आए। ये इम्प्योरिटीज़ एक्चुअली किस टाइप के हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट टाइप के हैं, कुछ चार्ज भी इनके अंदर है और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब कुछ है जो मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइट। तो अब आएगा प्यूरिफिकेशन के मेथड्स कि कैसे मैं ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्रिस्टलाइट भी एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ही है जो ऑलरेडी ज़रूरत से ज़्यादा इसमें प्रेजेंट है, मुझे नहीं चाहिए था ये सब, लेकिन अब ये है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी अगर इस मेथड को हम देखें तो हमने क्या डाला, एक्चुअली डाला तो इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो जितने इलेक्ट्रोलाइट डाले सब के सब क्या यूज अप हो गए, कुछ ने इसे तोड़कर छोटे छोटे बना दिए, बाकी इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी यहाँ पर एज ए इम्प्योरिटी एग्जिस्ट कर रहा है ना, मुझे वो सब हटाना है, तो इसलिए ये प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन के। तो इसे हटाने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है बेसिकली। एक मेथड का नाम है डायलिसिस, दूसरे मेथड का नाम जस्ट इलेक्ट्रोडायलिसिस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं डायलिसिस के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, और तीसरे प्रोसेस का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस हर प्रोसेस में हमारा गोल्स एकदम क्लियर है कि मुझे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो जिसे हम क्रिस्टलाइट कहते हैं, जो एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप करने वाले मटेरियल है, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या आयंस के फॉर्म में या एग्जिस्ट करें, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस चाहिए। तो ये सारे मेथड्स से हम यही करने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है या क्रिस्टलाइट्स है इसे निकालने वाले अपने सॉल्यूशन से, यही हमारा काम है। ओके, सबसे पहले डायलिसिस क्या करेंगे यहाँ से हटाने के लिए, एक हमने पहले भी पढ़ा था कि फिल्टर पेपर होते हैं कुछ या मेंबर होते हैं जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ट्रू सॉल्यूशन को क्या ये कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, नहीं कर सकते। क्या सस्पेंशन को फिल्टर कर सकते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, तो आंसर है हाँ कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता था। अब हम क्या करें डायलिसिस में, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्टर नहीं होता है, अब हमें क्या लेना होगा, एक मेम्ब्रेन लेना होगा। मेम्ब्रेन एक अलग टाइप का मेम्ब्रेन है, ये आप कह सकते हैं एनिमल मेम्ब्रेन या ब्लैडर कह सकते हैं, या इसे और एक नाम है इनका पार्चमेंट पेपर। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ एक फिल्ट्रेशन का मेम्ब्रेन है, आप कह सकते हैं। इनका काम यही है कि इनके थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो पास नहीं होते, देयरफॉर ये फिल्टर कर देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को रोक लेते हैं, ठीक है। बाकी जो मटेरियल है वो पास हो जाएंगे लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन पास नहीं होगा। तो इनके ये मेम्ब्रेन के जो पोर्स है इतने छोटे हैं कि ये जो क्रिस्टलाइट्स है ये सारे इनसे पास हो जाएंगे, लेकिन ये कोलाइडल सॉल्यूशन इनसे पास नहीं होगा। ओके, तो यही ऐसे एक मेम्ब्रेन में हमने अपने कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा। तो ये एक मेम्ब्रेन का बैग बना रहे हैं, इस मेम्ब्रेन के बैग में हमने अपने कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा। अब ये मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि आप ये समझिए कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, तो वो भी एक मेम्ब्रेन है, एक स्किन का लेयर है, एक पतले सा, जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। क्या वो पास करने देंगे अपने थ्रू, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पास करने देंगे लेकिन बड़े बड़े पार्टिकल्स पास करने नहीं देंगे। तो हमारा अगर ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, मान लीजिए इनके अंदर तो सॉल्वेंट तो है ही है जिसे हम डिस्पर्सन मीडियम कह रहे हैं, और ये बड़े बड़े पार्टिकल्स है जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है जिसे हम क्रिस्टलाइट्स कह रहे हैं। ओके, ऐसे एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बैग में हमने इस सॉल्यूशन को रख लिया। अब क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर से हम वाटर को पास कर रहे हैं, यहाँ से वाटर इन और यहाँ से वाटर आउट, ये कंटिन्यूस चल रहा है। यहाँ पर वाटर है पूरा यहाँ तक,
हो क्या रहा है, ये जो वाटर के फ्लो है, इस वाटर के फ्लो के साथ इसके भीतर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये रेड से दिखा देता हूँ, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो इस मेम्ब्रेन से पास कर सकते, तो वाटर के फ्लो के कारण वो फोर्सफुली इस छोटे मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहे और वाटर के साथ यहाँ से यहाँ चले जा रहे, और देयरफॉर इसके अंदर हमें सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स ही बचे मिलेंगे बाद में। तो इस प्रोसेस से हम जो फिल्ट्रेशन करते हैं इसे हम कहते हैं डायलिसिस। ओके, तो ये हमारा है मेम्ब्रेन। ये तो वाटर इनलेट आउटलेट है, और इनके अंदर क्या है हमारा, इनके अंदर हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है विथ इम्प्यूरिटीज प्लस इम्प्यूरिटीज। अब ये वाटर के फ्लो के कारण, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है उनके कारण ये छोटे छोटे रेड जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो भी इस मेम्ब्रेन से पास होकर बाहर निकल जाएंगे, और इनका कोलाइडल पार्टिकल जो वो बहुत बड़े हैं वो इस मेम्ब्रेन से पास होकर नहीं निकलेंगे। तो हमें काफ़ी देर बाद जब ये प्रोसेस हमने कर लिया है, काफ़ी देर तक ये वाटर फ्लो हो रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये कॉन्सेंट्रेशन या नंबर संख्या इस रेड पार्टिकल्स की कम होते जा रहे हैं और हमारा सॉल्यूशन जो है प्यूरीफाई होता जा रहा है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। ओके, अब ये प्रोसेस बहुत स्लो है, ये काफ़ी टाइम लग रहा है इसे होने में, काफ़ी देर तक वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। इसे स्पीड अप करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोडायलिसिस का प्रोसेस में सिर्फ इतनी सी बात है कि इस बार हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोप्लेट लगा देंगे। इलेक्ट्रोप्लेट मतलब कि एक ऐसे यहाँ पर प्लेट लगा दिया हमने, और एक यहाँ पर ऐसे एक प्लेट लगा दिया, ठीक है। और इस प्लेट को कनेक्ट किया गया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, इस प्लेट को कनेक्ट किया गया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। हमने पहले ही कहा था कि ये क्रिस्टलाइट्स जो है, इम्प्यूरिटीज़ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल का प्लेट लगा दूँ और यहाँ एक नेगेटिव टर्मिनल का प्लेट लगा दूँ, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे यहाँ पर वो फटाफट नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट होके आएंगे। मतलब वो वाटर के फ्लो के कारण तो उनको फोर्स लग ही रहा था, अब ये अट्रैक्शन के कारण भी इनको फोर्स लगेगा और सारे नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स जल्दी जल्दी बाहर निकल कर इनके पास आके डिपॉजिट हो जाएंगे। और सेम यहाँ पर जितने नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जल्दी जल्दी इस मेम्ब्रेन से बाहर निकलकर इस सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। देयरफॉर इनके अंदर जो रह जाएगा वो प्योर कोलाइडल पार्टिकल्स और सॉल्वेंट, जिसे हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, वो रह जाएगा। तो इससे जस्ट हमारे जो डायलिसिस की प्रोसेस है वो स्पीड अप हो गई है, जल्दी होती है, इसलिए इनका नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोड्स यूज़ करके डायलिसिस करते हैं। इनका सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि हम ऐसे कोई भी इम्प्यूरिटीज इनमें से नहीं निकाल पाएंगे इस मेथड से, इलेक्ट्रोडायलिसिस वाले मेथड से, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं बनता हो। जो जैसे फॉर एग्जांपल इनका है कि शुगर या यूरिया, अगर ये इम्प्यूरिटीज इनमें प्रेजेंट है, इम्प्यूरिटीज लाइक sugar and urea cannot be removed, ठीक है, बाय ये इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड। ओके, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड से। हालांकि नॉर्मल डायलिसिस से वो रिमूव होंगे लेकिन उनमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो इतनी सी बात है ये। और एक क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी बहुत सिंपल है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहले फिल्ट्रेशन समझते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है उससे जो हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं, नॉर्मल फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है कि हमें अल्ट्रा फिल्टर पेपर चाहिए। तो मान लीजिए हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर ऐसा है, इनमें ऐसे बने हैं सारे मैट्रिक्स, और ये है उनका साइज। तो कोई भी अगर पार्टिकल्स इस साइज से छोटे होंगे तो वो इनसे पास कर जाएंगे, और अगर बड़े होंगे तो पास नहीं करेंगे, ठीक इसी बात है। ओके, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज़ करके हमने देखा कि हमारे जो ट्रू सॉल्यूशन है वो फिल्टर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं, यहाँ से पास कर जाएंगे।
कोलाइडल सॉल्यूशन को भी हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी पार्टिकल्स इनसे बचने के लिए तो काफ़ी छोटे हैं, वो इनसे पास हो जाते हैं। लेकिन सस्पेंशन जो है उनके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, वो इनसे फिल्टर हो जाता है। तो सैंड को अगर मैं वाटर में मिलाकर फिल्टर पेपर से फिल्टर करूँ तो वो फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा और ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब मुझे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर नहीं यूज़ करके अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज़ करना है। तो पहले अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने होंगे। अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने का यही मतलब है कि मैं अब इनके साइज़ को, इनके जो पोर्स है इनके साइज़ को मैं और छोटा कर दूँ। छोटे करने का तरीका है, इनके साइज़ को मुझे और छोटा करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ऐसे इतने हो जाने चाहिए इनके साइज़। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये हमारा ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर था, ऑर्डिनरी, और ये हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के लिए भी अभी ये जो साइज़ है काफ़ी बड़े हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इससे ही छोटे होते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्टर हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन इनसे रुक जाएंगे, इनसे पास नहीं हो पाएंगे, तो ये फिल्टर कर सकता है। और सस्पेंशन तो इससे ही हो जा रहे थे, तो इससे तो ऑब्वियसली होंगे। ये हो गया हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इससे कैसे हम फिल्टर करते हैं, हमारे पास है क्या, इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ क्या है। एक तो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स है, ये मुझे चाहिए, और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो इम्प्योरिटीज़ है, मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मैं ये पूरे सॉल्यूशन को इससे पास कराऊँ तो क्या होंगे, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो इनसे पास करके निकल जाएंगे, और बड़े बड़े पार्टिकल्स इनके दूसरे तरफ छन कर रह जाएंगे फिल्टर होकर। अब उस बड़े बड़े पार्टिकल्स में मैं फिर से थोड़ा डिस्पर्सन मीडियम मिलाकर उसे घोलकर फिर से मैं एक प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकता हूँ। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन अब तक हमने ये नहीं सीखा कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाऊंगा। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना सकते हैं कि अगर मैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को किससे पास कराऊं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को अगर मैं कॉलेडियन सॉल्यूशन से पास कराऊं, भिगो दो, और उसके बाद इसे हार्डनिंग करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करूं, और उसके बाद इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दूं। देखिए तो क्या क्या मैंने लिखा, हार्डनिंग। सबसे पहले ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को मैं सोक करूँगा, भिगाऊंगा, किससे, कॉलेडियन सॉल्यूशन से। ये कॉलेडियन सॉल्यूशन से भिगाने से क्या होगा, इनके पार्टिकल्स जो है, इनके जो पोर्स है और छोटे छोटे हो जाएंगे, इनके चारों तरफ कुछ डिपॉजिट हो जाएगा और इनके पोर्स को छोटे बना देंगे। ओके, ऐसा। और उनके बाद ये तो सोक होने के नरम हो जाएगी बिल्कुल, तो इसे हार्डन करने के लिए फिर से मैं इसे फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करूँगा, तो ये फिर से हार्डन हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ड्राई कर दूंगा, तो मुझे जो मिला वो है हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब ये कॉलेडियन सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, तो कॉलेडियन सॉल्यूशन हो सकता है हमारा 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। लिख देता हूँ यहाँ पर, कोलाइडियन सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज in a mixture of alcohol और ईथर। ठीक है, ऐसा एक सॉल्यूशन मैं बनाऊंगा। 4% नाइट्रोसेलुलोज प्रेजेंट होंगी किसमें, अल्कोहल में या ईथर में। ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन को मैं कहूँगा कॉलेडियन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन से सबसे पहले नॉर्मल फिल्टर पेपर को भिगोना है, उसके बाद उसे हार्डन करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीटमेंट करने हैं, उसके बाद उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएंगे अल्टीमेटली मुझे जो मिलेगा वो होगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से ये छोटे छोटे जो इम्प्योरिटीज़ है वो पास हो जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो पास नहीं होंगे, वो रह जाएंगे यहाँ पर। अब इस बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स में मैं फिर से डिस्पर्सन मीडियम मिला दूंगा, और मुझे जो मिलेगा वो होगा प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। ओके।